Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. We'll continue with determination of income and employment unit. It's a 12 marks unit, the heaviest in macroeconomics, and this is the second lecture of the topic. And in this lecture, we'll cover types of consumption, consumption equation, consumption curve, psychological law of consumption, consumption function, types of consumption function, that's APC and MPC. So let's start. Let's start with the definition of aggregate demand. Aggregate demand means total demand. टोटल डिमांड किस चीज की? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. एग्रीगेट डिमांड पर हम लोगों ने पहले ही यूनिट की एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, उसको आप जरूर सुन लीजिए. उसको सुनने के बाद अगर ये आप सारा सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे हर वीडियो सुन के, तो आपको पूरा चैप्टर बड़ी क्लैरिटी के संग ग्रास्प होगा. तो अब एग्रीगेट डिमांड है टोटल डिमांड किस चीज की? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में कौन से होते हैं? कंजम्पशन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स. दूसरी बात, जब भी आप डिमांड करोगे तो आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब आ जाओ, जब एग्रीगेट डिमांड इज डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और फाइनल गुड्स कौन कौन से बताए? कंजम्पशन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स. तो ये देखो भाई, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या बने? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे हुआ? इट्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल कंजम्पशन. अगर आपने पहला वीडियो सुना है तो आपको पता होगा फाइनल कंजम्पशन इकोनॉमी में कौन कौन करता है? हाउस होल्ड एंड जनरल गवर्नमेंट. ओके. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? फॉर्म्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. पर क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, इसीलिए हम इसको एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट पे ही खत्म कर देते हैं. ओके. सो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड हियर वी आर टेकिंग आर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. आज हमें इस वीडियो में कंजम्पशन पर फोकस करना है. अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली फाइनल गुड्स पे होगा, हाउस होल्ड करेंगे और जनरल गवर्नमेंट करेगी. 2 तरीके की कंजम्पशन क्लासिफाई करते हैं हम किसी भी इकोनॉमी में. एक है ऑटोनोमस कंजम्पशन और दूसरी है इंड्यूस्ड कंजम्पशन. अब ऑटोनोमस कंजम्पशन इज अ कंजम्पशन which is independent of level of income, that is amount of consumption when income is zero. अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन चैप्टर समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, चलिए आपके ऊपर लेके बात करें. आपको जीने के लिए बेसिकली 2 रोटियां तो चाहिए ही चाहिए, है ना? चाहे आपके पास कपड़े अच्छे हो नहीं हो, रहने की जगह अच्छी हो नहीं हो, बट इफ यू वांट टू सर्वाइव तो आपके पास बेसिक 2 रोटी और पानी तो होना ही चाहिए. चाहे आपकी इनकम 0 हो, चाहे करोड़ों हो, ये बेसिक तो आपको चाहिए ही. ऐसे ही बेटे हर इकोनॉमी में कुछ बेसिक कंजम्पशन होती है, जो चाहे इनकम लेवल 0 हो, चाहे कुछ भी हो, वो कंजम्पशन तो चलेगी ही चलेगी. और उसी कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन. कंजम्पशन विच इज independent of level of income, immaterial, whether you have money or you have income, you don't have income, that consumption will be there, and that is denoted by A. आई यूज ए, कई लोग उसको सी बार से भी डिनोट करते हैं. अब आओ भाई, इसका कर्व देख लो. जब एक कंजम्पशन 0 लेवल पर भी एग्जिस्ट कर रही है, से 10 करोड़ की, फिर 100 करोड़ की इनकम हो गई, तब भी ये 10 करोड़ की इनकम वैसी की कंजम्पशन वैसी की वैसी रहेगी. तो ये जो कंजम्पशन कर्व है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्योंकि कांस्टेंट रहती है, मिनिमम वाली कंजम्पशन है, उसका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है. अब आइए भाई इंड्यूस्ड कंजम्पशन. इंड्यूस्ड कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इनकम. आपकी इनकम के संग वो कंजम्पशन चेंज होती है. आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, आपकी इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी. दैट मीन्स कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इनकम. और ये किससे डिनोट होता है? बी वाई से, वेयर बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई इज द इनकम. ओके. अब आइए भाई, इसका कर्व कैसा होगा? अब भाई जब वो इनकम के संग बदलेगा, तो अगर इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कंजम्पशन और इनकम में डायरेक्ट रिलेशन है, और जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है. तो देखिए इंड्यूस्ड कंजम्पशन का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ऑटोनोमस का कर्व
कैसा था? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट वाज कांस्टेंट। तो चलो अब जरा इक्वेशन ड्रॉ कर लें कंजम्पशन की। कंजम्पशन में वो जो 2 रोटी यानी कि मिनिमम कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमी प्लस वो कंजम्पशन जो इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंजम्पशन इक्वेशन आ जाएगी। सो कंजम्पशन इक्वेशन इज इक्वल शोज कंजम्पशन इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, वेयर a इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड बी वाई इज द इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब इसके कर्व को ड्रॉ करिए। देखिए ये रहा ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कांस्टेंट रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम है, जीरो लेवल पर भी एग्जिस्ट करता है। ये रही बेटा आपकी इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जो जीरो लेवल पर जीरो होगी, नई इनकम है तो कुछ नहीं होगी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ती चली जाएगी। तो जो आपकी टोटल कंजम्पशन होगी वो क्या होगी? ए प्लस बी वाई। तो देखिए जो कंजम्पशन कर्व है वो ये रहा। अब ध्यान करिएगा इस, ये हमेशा जहां से ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है वहीं से शुरू होता है, ये कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास इनकम हो ना हो आप ये 2 रोटी तो खाओगे ही, इकोनॉमी की मिनिमम कंजम्पशन तो होगी। तो लेट दैट इज ए, सो दिस इज शोइंग ए। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ी है कंजम्पशन भी बढ़ती चली जा रही है, दैट इज बी वाई में ये ए हम ऐड करते चले जा रहे हैं। सो दिस कंजम्पशन कर्व C is equal to A plus BY और this induced consumption curve दोनों पैरेलल है और दोनों का स्लोप सेम है। ओके, एंड स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व किससे डिटरमिन होता है? देखिए अभी मैंने यहाँ पे स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व किससे डिटरमिन होता है? B से। तो जो मेरी इंड्यूस्ड कंजम्पशन का स्लोप होगा वही मेरा कंजम्पशन कर्व का स्लोप होगा। अब आइए कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन is an equation giving relationship between consumption and income. अब देखिए कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका क्या मतलब है? आपके पास 2 लाख रुपए आपकी सपोज सैलरी है, तो आप क्या करेंगे? कंजम्पशन 2 लाख रुपए के हिसाब से करेंगे, लेकिन आप कंजम्पशन कर रहे हो सिर्फ 1.5 लाख के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 50,000 तो आपने टैक्स दे दिया। सैलरी जरूर आपकी 2 लाख है, लेकिन आपके पास बची कितनी है, इन हैंड कितनी है डिस्पोज करने के लिए? सिर्फ 1,50,000। तो आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम से ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, यानी कि टैक्स देने के बाद इनकम कितनी है। तो इसीलिए बोलते हैं कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर 12th स्टैंडर्ड में अगर आप सिर्फ ये भी लिखोगे दैट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, हम आपको तब भी नंबर देते हैं। तो लेवल ऑफ कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ओके, करेक्ट तो स्टेटमेंट यही है। अब आओ भाई साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। देखो बेटा साइकोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से क्या है लॉ? हमारी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है हमारा कि हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम है वो ज्यादा होगा और मेरी रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन कम होगी। According to psychological law of consumption, as income increases, consumption increases, but rate of increase in income is far greater than rate of increase in consumption. अब भाई ऐसा क्यों होता है कि इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन इनकम ज्यादा और कंजम्पशन कम बढ़ती है? सिंपल, जब भी आपके पास एक लाइफ का ही फंडामेंटल समझ लीजिए, जब भी आपके पास इनकम कम होती है आप अपनी लाइफ शुरू करते हो, आपकी इनकम इतनी नहीं होती है कि आप अपने सारे खर्चे पूरे कर सको, तो आप यूजुअली डिस सेव करते हो, बोरो करके खाते हो। फिर क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आप अपनी जरूरतें पूरी करना शुरू करते हो, आप कम डिस सेव करते हो, आप कम बोरो करते हो। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, अब आपकी ज्यादातर जरूरतें तो पूरी हो चुकी हैं, तो अब क्या होता है, आपके यहाँ सेविंग होनी शुरू होती है। ये हर लाइफ का फंडामेंटल, ये हर लाइफ का ग्राफ होता है कि शुरू शुरू में आप डिस सेविंग करते हो, बोरो करके खाते हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी आपकी जरूरतें पूरी होती चली जाएंगी, तो जो इनकम बढ़ रही है उसमें से आप ज्यादा नहीं खा पाते, तो क्या होता है, फिर सेविंग शुरू हो जाती है। तो नाउ 2 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, one is APC, other is MPC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आइए भाई एक एक करके कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लें। सबसे पहले देखते हैं एपीसी। एपीसी shows ratio of level of consumption at different level of income in an economy,
यानी कि आपके पास एक इनकम है, उसमें से आप कितना कंज्यूम करते हो। एपीसी ये दिखाता है कि मैं अपनी इनकम में से कितना कंज्यूम कर रही हूँ। इन एन इकोनॉमी एक इनकम है, उसमें से कितनी कंजम्पशन होती है। ये देखिए कंजम्पशन कर्व, देखिए ये जीरो से नहीं शुरू है, ऊपर से शुरू है। ओके, ये रही इनकम, ये रही कंजम्पशन। अब शुरू में कंजम्पशन ज्यादा है, देखिए इनकम कम है, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन जो आपका रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन है वो कम होगा। तो जो एपीसी है वो ये दिखाता है कि इनकम में से आपने कितना कंज्यूम किया। ओके, अब फैक्ट्स देख लीजिए एपीसी के बारे में। एपीसी इनकम बढ़ने के संग कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। अभी तो समझाया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन जरूरतें पूरी हो रही हैं तो इनकम में से अब उतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, अब सेविंग्स बढ़ेगी। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एपीसी इज इंफिनिटी। भाई फॉर्मूला क्या है, सी बाय वाई। जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है आप तब भी कंजम्पशन कर रहे हो, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल गिव यू इंफिनिटी। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी। एपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मोर देन वन। क्यों मोर देन वन? क्योंकि जब आपकी इनकम नहीं है आप तब भी खा रहे हो, इनकम नहीं है तब भी आप बोरो करके खा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। तो ये देखिए अगर आपका कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम है तो ऑब्वियसली आपका आंसर ग्रेटर देन वन होगा। और एक बात और ध्यान करिए, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं जीरो हो सकता? ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ना खाओ, भाई कुछ इनकम नहीं है तब भी ऑटोनोमस कंजम्पशन तो कर ही रहे हो। तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू एपीसी की वन होती है और मिनिमम वैल्यू एपीसी की कभी भी जीरो नहीं होती। हाँ, नियर जीरो जरूर हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑलवेज एक्सिस्ट। अब आओ भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द रेट एट विच एग्रीगेट कंजम्पशन स्पेंडिंग चेंजेस एज नेशनल इनकम चेंजेस। यानी कि जब भी मेरी इनकम चेंज होगी तो उस चेंज इनकम में से मैं कितनी कंजम्पशन करूंगी। ध्यान करिएगा, डेल्टा सी और डेल्टा वाई, यानी कि ये जो चेंज इनकम है इसमें से कितनी कंजम्पशन है। ओके, देखिए चेंज इनकम एक्स एक्स वन, change consumption y1, तो change in consumption divided by change in income. Now what you have to understand that MPC is denoted by B. आपने पढ़ा था ना कंजम्पशन इक्वेशन में a plus by, b is nothing but MPC. MPC की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। क्यों? क्योंकि बेटे मैंने अपनी चेंज इनकम में से टोटल कंजम्पशन कर लिया। मेरी पहले 100 रुपए इनकम थी, अब 150 रुपए हुई, तो वो जो 50 रुपीज बढ़ा मैंने पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया। तो 50 डिवाइडेड बाय 50 विल गिव मी 1। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो। मेरी जो 50 रुपीज इनकम बढ़ी उसमें से मैंने कुछ नहीं खाया, एमपीसी जीरो आ गया। ध्यान करिएगा एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इनकम में से कुछ भी ना खाऊं, लेकिन एमपीसी तो जरूर जीरो हो सकता है, मैंने बढ़ी हुई इनकम में से कुछ नहीं खाया। तो देखिए MPC denoted by B, MPC maximum value 1, minimum value 0. MPC determines the slope of consumption curve. भाई slope क्या होता है? perpendicular by base. तो देखिए delta C by delta Y perpendicular by base ही तो निकलेगा, perpendicular by base. Okay, so MPC remains constant at all level of income. हम ऐसा मानते हैं कि एक बार MPC निकल आई तो वो कांस्टेंट रहेगी। अब सपोज एमपीसी की वैल्यू आई 0.9, तो इसका मतलब ये है कि हम 90% अपनी इंक्रीज्ड इनकम कंज्यूम कर लेते हैं और फिर हम ये भी एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि हर बार जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसका 90% कंज्यूम कर लूंगी। अब माइंड इट, ये हम मान रहे हैं और जब हम ऐसा मानते हैं तो जो मेरा कंजम्पशन कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इन इकोनॉमी रियल लाइफ में तो ऐसा कतई नहीं हो सकता और हमारे क्वेश्चंस में भी एमपीसी चेंज हो सकता है। तो एमपीसी कांस्टेंट भी हो सकता है, एमपीसी चेंज भी हो सकता है। अगर एमपीसी कांस्टेंट है तो कंजम्पशन कर्व स्ट्रेट लाइन होगा बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है, और अगर एमपीसी बदलेगा तो फिर कंजम्पशन कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व लीनियर होगा। इस बात का ध्यान करिएगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है, मेरा सजेशन ये है आप ये वीडियो 2-3-4 बार जरूर सुने। ओके, फिर भी नहीं समझ में आता है, यू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल
revert and try to explain again. And please like and subscribe all my videos so I continuously present more and more concepts and videos for your better performance. Okay, happy learning with Bhargav ma'am.